नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, खुशखबरी है, सूबे के लिए खुशखबरी है। और वो खुशखबरी क्या है वो समझ लीजिए। गणतंत्र दिवस 2022 के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में उत्तर प्रदेश की ओडीओपी और काशी विश्वनाथ धाम की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसके लिए पुरस्कार सौंपा गया। सीएम योगी को यह पुरस्कार मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, अपर मुख्य सचिव सूचना डॉक्टर नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद और सूचना निदेशक शिशिर ने जाकर ये जो उपहार है, ये जो खुशी है, सीएम के साथ साझा करी। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय स्तर का ये प्रतिष्ठित सम्मान मिलने पर राज्य की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय राजधानी में उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिलने से हमारे जनपदों के विशिष्ट उत्पादों के साथ साथ राज्य में सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो इस बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर जानकारी आपको खबरों से सामने आ रही है। कई अफसरों और विभागों के चीफ हो सकते हैं, तबादले हो सकते हैं। तबादले, मुख्यमंत्री कार्यालय ने तबादलों की लिस्ट पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग के बाद अप्रूवल हो चुकी है लिस्ट। कई जिलों के डीएम एसएसपी का तबादला हो सकता है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं। तो कई जिलों के डीएम और एसएसपी जो हैं वो फेर बदल के चपेटे में आ सकते हैं। तौकीर किदवई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? ऐसा कहा जा रहा है कि कई जिलों के डीएम और एसएसपी मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हुई है, उसके बाद लिस्ट अप्रूव हो चुकी है और ये लिस्ट अब सभी के सामने आना बाकी रह गया है। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से आपने देखा 2022 के चुनाव जो खत्म हुए उसके नतीजे आए, उसके बाद एमएलसी का चुनाव था, जिसकी वजह से आचार संहिता लगातार लगी हुई थी। यही वजह है कि सरकार बदलने के बाद भी जब नई सरकार का गठन हुआ उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग पे अभी जोर नहीं दिया गया था। फिलहाल आचार संहिता हट चुकी है, एमएलसी चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री आवास पर तबादलों को लेकर बैठक हुई है। माना जा रहा है एक लंबी लिस्ट तैयार हुई है जिसमें 20 से 22 ऐसे जिले हैं जहाँ के डीएम और एसएसपी बदले जा सकते हैं। उसमें ऐसे भी नाम है जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में काम करने लग गए थे, ऐसे सूत्र ऐसे खबरें आने लगी थी। कहीं पे पार्कों का जो कलर था वो ग्रीन और रेड कर दिया गया था, वहाँ के झूलों का रंग बदल दिया गया था। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे अधिकारी हैं जो रडार पे हैं। तो माना जा रहा है कि एक बड़ी लिस्ट आज रात तक बाहर आ सकती है। इसमें कई जो जिलों के अधिकारी हैं और पुलिस कप्तान है उनके नाम उसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिसने जिसने गलती करी सब नपेंगे और तब्दील भी होंगे, इस बात के संकेत हमारे संवाददाता की तरफ से मिली जानकारी से हासिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज सिंचाई विभाग के मुख्यालय में औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने काम को व्यवस्थित ढंग से करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ सिंचाई मुख्यालय में आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को समय से आने और तय समय पर ही जाने के निर्देश दिए हैं। यानी कि अब बाबू साहब पहले नहीं जा पाएंगे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, विभाग में फाइलों को आगे बढ़ाने में किसी तरह की कोताही, किसी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। समय से काम को पूरा किया जाना चाहिए। तो दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। हैरानी की बात यह कि इस बार स्कूली छात्र छात्राएं कोरोना की जद में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। अगर बात गाजियाबाद की जाए तो बीते 2 दिनों के अंदर गाजियाबाद में 3 अलग अलग स्कूलों के 9 छात्र छात्राएं कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रसित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, एक स्कूल की अध्यापिका भी कोरोना की चपेट में आ गई है। गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भवतोष शंखधर ने बताया है कि स्कूली छात्र छात्राओं के संक्रमित होने के बाद उनके संपर्क में आए तमाम बच्चों की भी जांच जल्द से जल्द कराई जा रही है। इतना ही नहीं, स्कूल को भी सैनिटाइज किया गया है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिन स्कूलों में बच्चे संक्रमित पाए गए उन स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया और वहां सैनिटाइजेशन का काम भी पूरी तरीके से किया जा रहा है। लगातार स्कूली छात्र छात्राओं के संक्रमित होने के चलते जहां एक ओर परिजन परेशान हैं तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की टीम उसमें भीतर से खलबली मची हुई है कि आखिरकार इतनी मुश्किल से तो कंट्रोल किया था, अब ये जो झमेला है वो फिर से सर पर आकर तांडव कर रहा है। हमारे पास में 9 बच्चों की सूचना है
और बाकी स्कूलों में और उनके कॉन्टैक्ट पे घर पे टेस्टिंग और सुविधा चल रही है और कॉन्टैक्ट टेस्टिंग भी कराई जाती है। जैसे अभी तो जो बच्चे मिल रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस कर रहे हैं उनके घर उसके आसपास, और जैसे स्कूल ये लोग कुछ स्कूल बंद कर दिए गए, जैसे स्कूल खुलेंगे तो उनको फिर भी टेस्ट करेंगे। और सारे ही बच्चों को 12 साल से ऊपर के वैक्सीनेट जो नहीं हुए हैं उनको वैक्सीनेशन, जिनका फर्स्ट डोज नहीं हुआ उनको फर्स्ट डोज, जिनका सेकंड नहीं हुआ उनका सेकंड डोज। सर सैटरडे को हमारे स्कूल में साइटेशन सेरेमनी थी 12वीं के बच्चों की, और एक ग्रुप ऑफ बच्चों का सॉन्ग था, सिंगिंग सॉन्ग था। उसमें से एक बच्चे के पेरेंट्स ने, आई थिंक हमें थैंक यू बोलना चाहिए, पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, उनका मैसेज आया, उनका आया कि बच्चे को कोविड है। तो आई थिंक एज अ स्कूल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यू नो। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में फूल बंगला महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। अब ठाकुर बाके बिहारी जी महाराज 108 दिन तक फूल बंगले में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। हम आपको बता दें कि ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होते ही जहां आम जनमानस मौसम के इस प्रकोप से बचने के लिए एसी, कूलर, पंखे, शीतल पेयजल, पेय पदार्थों का इस्तेमाल करता है, तो वहीं भक्तजनों की ओर से अपने आराध्य को मौसम के प्रभाव से राहत प्रदान करने के लिए मंदिरों में अलग अलग आयोजन किए जाते हैं। इसी क्रम में ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी से भगवान श्री कृष्ण को हरियाली अमावस्या तक फूल बंगला महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें भक्तजन अपने ठाकुर जी के लिए सामर्थ्य के अनुसार देसी विदेशी फूलों का भव्य बंगला सजवाते हैं। इस वर्ष 12 अप्रैल से 28 जुलाई तक आयोजित महोत्सव के अंतर्गत मंदिर में भक्तों की ओर से फूल बंगला सजवाया गया है, जहां रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित बंगले के मध्य विराजमान ठाकुर बाके बिहारी के दर्शनों के लिए जो श्रद्धालु हैं वो भारी तादाद में परिसर में उमड़ रहे हैं। बिहारी जी महाराज में फूल बंगले प्रारंभ हो गए और ये हरियाली अमावस्या तक डेली प्रतिदिन सुबह और शाम से रहेंगे। और इसी परिक्रमा के लिए जो फूल बंगला है उसका उद्देश्य ये है कि हमारे ठाकुर को जो गर्मी लगती है, गर्मी से फूलों से बिहारी जी महाराज को, हमारे आराध्य को ठंडक महसूस हो, इसीलिए इस फूल बंगले का आयोजन होता है भक्तों के द्वारा। ये आज ही से प्रारंभ हो गए और आगे सावन तक चलेंगे, सावन की अमावस्या तक। कहते हैं मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर, और देश हमारा इतना सुंदर जहां पर भगवान के लिए भी गर्मी से बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए इंतजाम किए जाते हैं। महोबा में भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आज हमीरपुर महोबा सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने जिला अस्पताल पहुंचकर कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया और लोगों को जागरूक करते हुए वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने कहा कि सभी लोग कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन जरूर लगवा लें। केंद्र और प्रदेश की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहती है। उन्होंने वार्डों में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से मिलकर उनका हालचाल जाना, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की है। स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरे महोबा में वैक्सीनेशन में बहुत अच्छा काम हुआ है और महोबा का उत्तर प्रदेश में जब कोविड महामारी का बिल्कुल पीक था उस समय महोबा का प्रदर्शन बहुत संतोषजनक था और पूरे जिले में पहले नंबर पर महोबा था। तो मैं महोबा जनपद के जिले के स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी मैं बधाई देता हूं और हमारे संघ परिवार के भी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रात दिन सड़क में रह करके ऐसी महामारी के दौर में हमारे संगठन के एक एक कार्यकर्ता ने जो काम किया था, तो लगातार जो काम करते रहे उसके लिए अभ्यस्त से आज इस जागरूकता दिवस के अवसर पर हम सब लोगों को, आज हम लोग जिला चिकित्सालय यहाँ महोबा में, अभी मैं भरुआ सुमेरपुर में कार्यक्रम से होकर के यहाँ आ रहा हूँ। माफिया अपराधियों के अवैध साम्राज्य के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी है। प्रयागराज में जहां माफिया अतीक अहमद समेत उसके कई गुर्गों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई, तो वहीं दूसरे अपराधियों के खिलाफ भी प्रयागराज प्रशासन की कार्रवाई जारी है। आज भी धूमनगंज और पुरा मुफ्ती इलाके में प्रयागराज पुलिस ने हिस्ट्री शीटर गौ तस्करों के आरोपी सपा ब्लॉक प्रमुख मुजफ्फर के 5 प्लॉटों को कुर्क किया है। कुर्क किए गए 5 प्लॉटों की कीमत लगभग 5 करोड़ बताई जा रही है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। पुलिस ने कुर्क संपत्तियों पर नोटिस चस्पा कर दिया है। मुजफ्फर मौजूदा समय में प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद है और समाजवादी पार्टी के कौड़िहार ब्लॉक से प्रमुख भी है। मुजफ्फर पर आरोप है कि उसने अवैध तरीके से धन अर्जित करके इन संपत्तियों को बनाया है,
जिसके बाद आज प्रयागराज पुलिस ने कार्रवाई करी है। ये पूरा मामला थाना धूमनगंज जिला प्रयागराज का है। इसमें हमने हिस्ट्री शीटर कुख्यात गौ तस्कर माफिया मोहम्मद मुजफ्फर की तकरीबन 5 से 6 करोड़ कीमत की काली कमाई से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित करके उसको सरकार के पक्ष में जब्त किया है, यानी कुर्की की कार्रवाई की है। इसके खिलाफ 2 दर्जन के आसपास मुकदमे प्रयागराज और अन्य जिलों में दर्ज पाए गए हैं। यह एक कुख्यात जघन्य अपराधी गौ तस्कर एक माफिया है, जिसका हिस्ट्री शीट पूरा मुफ्ती थाने पर 15B के नाम से खुली हुई है और इसके सारे काले कारनामे इसमें दर्ज हैं। यह मुजफ्फर अभी जेल में है और इसकी सारी काली कमाई को चिन्हित करके, संपत्तियों को चिन्हित करके आज आप देख रहे होंगे तालेबंदी की जा रही है, सील लगाई जा रही है इस पर और इसकी सभी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड कांग्रेस में बदलाव के बाद बगावत के सुर तेज हो गए। कांग्रेस के 8 से 10 विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी। हरीश रावत की चुप्पी बड़ा संकेत इस तरफ दे रही है। कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में जाने की अटकलें लगातार जताई जा रही हैं। कांग्रेस ने मुझे उपेक्षित किया, ये कहना है हरीश धामी का। आपको बता दें, हरीश धामी वो जो लगातार विधायक दल के नेता, लगातार नेता प्रतिपक्ष और लगातार प्रदेश अध्यक्ष, इन तीनों चेहरों के लिए अपनी दावेदारी पेश करते रहे हैं, लेकिन फिलहाल इनको तीनों में से एक भी स्थान नहीं मिला है। देहरादून जिले के लोहारी गांव ने रोशनी के लिए जल समाधि ले ली है। उत्तराखंड में 120 मेगावाट की परियोजना के लिए इस गांव को विस्थापित किया गया। अब लोहारी गांव इतिहास के पन्नों में पढ़ा जाएगा। क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में देखिए। उचित व्यवस्था उनके लिए नहीं की गई। गांव छोड़ते वक्त लोग भावुक हैं और अपने बीते दिनों को याद कर रहे हैं। जैसे हम रो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाए, हम इसी बच्चे खा के हम कहाँ ले जाए, भूखे प्यासे कहाँ रखेंगे हम बच्चों को, जब हमारे देखा रहने के लिए जगह ही नहीं है। इतना हम परेशान हो रखे, हमारे बच्चे रो रहे हैं, आज कहाँ जा रहे हैं हम इसको छुटा के, ऐसे धूप में कहाँ ले जाए हम आपके बच्चों को, कहाँ हम अपना सामान ले जाएंगे। हम लोग तो काम तो रहे नहीं कहीं रह के ना, और हमारे बच्चे का क्या होगा। बहुत आजाद होना चाहिए बेचारा को, धन्यवाद दे देना सब लोग जवान जी को। यमुना नदी पर ब्यासी बांध उत्तराखंड को बिजली की समस्या से मुक्त करेगी। इस परियोजना के तहत 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ब्यासी जल विद्युत परियोजना के लिए बनाए गए डैम में पानी भरने का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में ये परियोजना प्रदेश में मील का पत्थर साबित होगी, लेकिन उन विस्थापितों के दिल का दर्द भी उनके सिवा और कोई नहीं बयां कर सकता। जनता टीवी के लिए अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। तो कहते हैं कि उम्र बीत जाती है घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इन विस्थापितों का दर्द, जिनका घर हो, जिनका परिवार हो और जिनके अंदर भावनाएं हो, संवेदना हो, वो बेहतर समझ सकते हैं। लोहारी गांव के डूबने को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज 1 घंटे का उपवास रखा। हरीश रावत ने कहा कि मैंने अपने मन की शांति के लिए 1 घंटे का मौन रखा है। साथ ही सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार को विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर पहले ही योजना तैयार करनी चाहिए थी, न कि सीधे नोटिस भेजकर घर खाली करने का नोटिस भेज दिया। राज्य सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि हमने इस परियोजना को लेकर लोहारी और दूसरे गांव के लोगों से कुछ वादे किए थे, उन वादों को पूरा किया।